ये बात है 21 मई 1991 की। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और इस वक्त देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चेन्नई के श्री पेरम्बदुर में अपनी मां इंदिरा गांधी की आदमकद मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके ठीक 10 मिनट बाद राजीव गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने पास के ही मैदान में पहुंचते हैं, जहां उनकी चुनावी सभा होनी थी। उसी वक्त सलवार सूट में एक 22 साल की नाटी सी लड़की, जिसका नाम धनु था, राजीव गांधी के सामने पहुंच जाती है। अपने हाथों में पकड़ी चंदन की माला को धनु राजीव गांधी के गले में पहनाती है और उनके पैर पड़ने के लिए जैसे ही झुकती है, उसी वक्त वहां एक बम ब्लास्ट हो जाता है और इस बम ब्लास्ट में देश राजीव गांधी को हमेशा के लिए खो देता है। क्योंकि मामला देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा था, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच की जिम्मेदारी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर DR कार्तिकेयन को दी जाती है। और आखिरकार कई महीनों की मशक्कत और हत्याकांड की जगह पर मिले कैमरे में कैद फोटो से इस साजिश का खुलासा हो जाता है और साफ तौर पर इस साजिश के पीछे श्रीलंकन उग्रवादी संगठन लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की भूमिका सामने निकल कर आती है। देश में इतनी बड़ी घटना होने के बाद यह सवाल उठना लाजिमी था कि आखिर वो नाठी लड़की धनु कौन थी, लिट्टे का बैकग्राउंड क्या था और इस उग्रवादी संगठन की राजीव गांधी से आखिर क्या दुश्मनी थी, और लिट्टे ने इस पूरे हत्याकांड को आखिर अंजाम दिया तो दिया कैसे। आज इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम 3D एनिमेशन की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम लिट्टे और राजीव गांधी के कनेक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर लिट्टे राजीव गांधी को क्यों मारना चाहती थी। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब श्रीलंका और भारत आजाद भी नहीं हुए थे और उस वक्त ब्रिटिश रूल के दौरान भारत से काफी संख्या में इंडियन तमिलियन चाय के बागानों में काम करने श्रीलंका ले जाए गए थे, जो वक्त के साथ श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ब्रिटिश रूल तक तो वहां पर सब कुछ ठीक था, लेकिन 1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका में एक ऐसा सिविल वॉर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीलंका की आजादी के बाद से ही वहां के दो मेजर रिलीजन यानी इंडियन तमिलियन जो हिंदू धर्म को मानते थे और सिन्हलीज जो कि बुद्धिज्म में विश्वास रखते थे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे। आजादी के बाद से ही तमिलियन काफी प्रोग्रेसिव रहे थे। सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के साथ साथ गवर्नमेंट में उनका अच्छा खासा रुतबा था। इसी से सिंहली समुदाय को यह डर सताने लगा था कि कहीं तमिलियन आगे चलकर उन पर अपनी सत्ता न जमा ले, और यही गलतफहमी इस सारे फसाद की मेन वजह थी। इसलिए सिंहली लोगों ने इंडियन तमिलियन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए ताकि उनकी सत्ता में किसी भी तरह की भागीदारी खत्म कर सके। और वहीं साल 1956 में सिंहलीज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। और तो और 1972 में देश का नाम सेलोन से बदलकर श्रीलंका कर दिया और बुद्धिज्म को श्रीलंका का मेन रिलीजन घोषित कर दिया गया, यानी वो तमिलियन से सारे बेसिक राइट्स छीन चुके थे। इसके बाद भी तमिलियन पर अत्याचार कम नहीं हुए। ऊपर से वहां की मिलिट्री खुलेआम सिंहली लोगों के साथ मिलकर तमिलियन लोगों को टॉर्चर करने लगी थी। बस गवर्नमेंट और मिलिट्री की इसी मिली भगत का अपोज करने के लिए वहां कई तमिल आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आने लगे, जो सीधे श्रीलंकन आर्मी के लिए मुसीबत खड़ी करने लगे थे। और ऐसे ही साल 1976 में वेल्लुलाई प्रभाकरण नाम के एक तमिलियन ने लिट्टे की स्थापना की और कुछ ही समय में लिट्टे वहां का सबसे कद्दावर मिलिटेंट ग्रुप बन गया, जो सीधे श्रीलंकन आर्मी को चैलेंज करने लगा था। और ये वहां की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। धीरे धीरे श्रीलंका में लिट्टे का प्रभाव बढ़ने लगा और साल 1983 में कुछ ऐसा हुआ जो श्रीलंका के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया, जब लिट्टे के वायलेंस से श्रीलंका में 13 लोगों की मौत हो जाती है। और इसके बाद फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। इस घटना के बाद पूरे श्रीलंका में तमिलियन के खिलाफ हिंसा की लहर फैल जाती है और वहां भयानक दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जगह जगह तमिलियन को टारगेट कर मारा जाता है और उनके घर जला दिए जाते हैं। सिविल वॉर के चलते कई तमिलियन ये मान लेते हैं कि अब श्रीलंका में वो शांति से नहीं रह सकते, इसलिए बड़ी संख्या में ये श्रीलंका से भागकर तमिलनाडु आना शुरू कर देते हैं। वहीं लिट्टे ये मान लेती है कि श्रीलंका में उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए लिट्टे के प्रभाकरण वहां की सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें तमिलियन लोगों की ज्यादा आबादी वाले एरिया यानी श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में एक अलग देश दे दिया जाए, जहां वो शांति से रह सके और जिससे श्रीलंका में फिर से शांति बहाली हो सके। और इसी दौरान भारत में इंडियन तमिलियन श्रीलंकन तमिलियन के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में तमिलनाडु में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट से श्रीलंका में दखलंदाजी की मांग करते हैं ताकि श्रीलंकन तमिलियन की स्थिति में सुधार हो सके। इसी के चलते ना चाहते हुए भी राजीव गांधी को श्रीलंका के मामले में दखल देना पड़ता है और फिर साल 1987 में राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट SR जयवर्धने के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता होता है ताकि श्रीलंका को टूटने से बचाया जा सके। इस समझौते के अनुसार श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंका में रह रहे तमिलियन को सेल्फ गवर्निंग राइट्स देने पर राजी हो जाती है
इस शांति समझौते को ही इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड का नाम दिया गया था। इस समझौते के तहत 29 जुलाई 2987 को IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेज दिया जाता है ताकि वो लिट्टे और श्रीलंकन मिलिट्री के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके और श्रीलंका में रह रहे तमिलियन को प्रोटेक्ट कर सके। इस शांति समझौते में एक पॉइंट ये भी था कि लिट्टे को अपने सारे हथियार IPKF को सरेंडर करना होगा। 3 अगस्त को प्रभाकरण हथियार वापस लौटाने पर राजी भी हो जाता है, लेकिन इसमें दिलचस्प मोड़ तब आता है जब 15 अगस्त को प्रभाकरण को ये खबर मिलती है कि इंडियन खुफिया एजेंसी लिट्टे के अपोजिट ग्रुप को हथियार सप्लाई कर रही है। इसी वजह से प्रभाकरण को लगता है जैसे शांति समझौते के नाम पर उनको ठग लिया गया हो, इसलिए लिट्टे हथियार सरेंडर करना बंद कर देती है और उल्टा वो IPKF के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, जिससे राजीव गांधी IPKF को लिट्टे का खात्मा करने का ऑर्डर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इधर जब 1988 में श्रीलंका में चुनाव होते हैं और R प्रेमदासा नए प्रेसिडेंट बनते हैं, तब प्रभाकरण इस मौके का फायदा उठाता है और नई गवर्नमेंट से हाथ मिला लेता है। अब श्रीलंका में कंडीशन ऐसी बन चुकी थी कि जिन 2 ग्रुप के मसलों को सुलझाने के लिए IPKF वहां गई थी, उनकी तो आपस में दोस्ती हो गई थी, लेकिन खामखा लिट्टे से इंडिया की दुश्मनी हो गई थी। ये मामला कुछ हद तक ठंडा भी हो गया था जब इंडिया में 1989 में VP सिंह राजीव गांधी की जगह प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 24 मार्च 1990 को IPKF को ये कहकर वापस बुला लिया कि श्रीलंका के आंतरिक मामलों में इंडिया की दखलंदाजी सही नहीं है। यहां तक तो सब ठीक था। राजीव के सत्ता से बाहर होते ही लिट्टे के लिए खतरा भी लगभग टल ही गया था, लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब 1991 के चुनावी कैंपेन में एक पत्रकार राजीव गांधी से IPKF और लिट्टे से रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता है और राजीव गांधी बड़ी बेबाकी से उस सवाल पर राय देते हुए कह देते हैं कि यदि वो सत्ता में आए तो लिट्टे का सफाया करने के लिए IPKF को वापस श्रीलंका भेज देंगे। ये बात कुछ वैसी ही थी जैसे एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राजीव गांधी का ये इंटरव्यू सुनने के बाद प्रभाकरण ये तय कर चुका था कि यदि लिट्टे को बचाना है तो राजीव गांधी को किसी भी हाल में प्रधानमंत्री बनने से रोकना होगा और इसीलिए वो राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचना शुरू कर देता है। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि कैसे लिट्टे ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। लिट्टे चीफ प्रभाकरण चाहता था कि राजीव गांधी को इंडिया में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए प्रभाकरण लिट्टे के ये 2 कैडर शिवरासन और मुरुगन को चुनता है। इस प्लान के तहत मास्टरमाइंड शिवरासन को ही यह तय करना था कि राजीव गांधी को इंडिया में कब, कहां और कैसे मारा जाए। वही दूसरे कैडर मुरुगन का काम शिवरासन की हेल्प करना था। मुरुगन को उन हथियारों का बंदोबस्त भी करना था जिससे कि राजीव गांधी को मारा जा सके और उसे इंडिया में लिट्टे मेंबर्स के रहने के लिए सेफ जगह का इंतजाम भी करना था। लिट्टे चीफ प्रभाकरण ने शिवरासन को यह सख्त ऑर्डर दिया था कि राजीव गांधी की हत्या कुछ इस तरीके से की जाए कि उसका शक लिट्टे पर ना आए, यानी कि इस ऑपरेशन को काफी सीक्रेटली अंजाम देना था। क्योंकि इंडिया में लोकसभा चुनाव नजदीक थे, इसलिए शिवरासन और मुरुगन के पास इस साजिश को अंजाम देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। शिवरासन इसके लिए पहले से ही 2 प्लान बना लेता है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्लान ए के बारे में बात करेंगे। शिवरासन का प्लान ए ये था कि राजीव गांधी को सही समय देखकर आत्मघाती हमलावरों के हाथों मरवा दिया जाए। इसलिए शिवरासन इस काम के लिए जाफना से लिट्टे की 2 महिला कैडर को चुनता है। इनमें से पहली ये धनु नाम की लड़की थी और यदि किसी कारण से धनु से कुछ गड़बड़ हो तो बैकअप प्लान के लिए शिवरासन इस शुभा नाम की लड़की को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। धनु और शुभा दोनों ही लिट्टे के ब्लैक टाइगर दस्ते की मेंबर थीं। लिट्टे में ब्लैक टाइगर दस्ता आत्मघाती हमलावर करने वाले लोगों के ग्रुप को कहा जाता था। टीम फाइनल होने के बाद शिवरासन बाकी के मेंबर्स के साथ तमिलनाडु पहुंच जाता है। इस दौरान शिवरासन लगातार न्यूज आर्टिकल से एकदम अपडेट रहता था। वो राजीव गांधी से जुड़ी छोटी से छोटी खबर पर नजर रखता था। वहीं मुरुगन इस दौरान नलिनी नाम की एक तमिलियन लड़की से मिलता है। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि नलिनी से मुरुगन की मुलाकात खुद नलिनी का भाई ही कराता है, क्योंकि मुरुगन को तमिलनाडु में लोकल सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए वो धीरे धीरे नलिनी को अपने प्यार में फंसा लेता है। वक्त के साथ नलिनी मुरुगन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगती है। फिर मुरुगन तमिलियन पर श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की ऐसी कहानी नलिनी को सुनाता है कि वो राजीव गांधी की हत्या की इस साजिश में लिट्टे के साथ शामिल हो जाती है। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि नलिनी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और मुरुगन से मिलने से पहले तक उसको लिट्टे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और तो और नलिनी के पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे। इसके बावजूद नलिनी अपने घर वालों से छिपकर मुरुगन के साथ इस मिशन में शामिल हो गई थी। इस बात की भनक भी उसके परिवार वालों को नहीं थी।
इधर एक दिन शिवरासन को जब न्यूज़पेपर से राजीव गांधी की श्रीपेरम्बदुर में होने वाली लोकसभा इलेक्शन रैली का पता चलता है तो उसे अपने प्लान ए को अमली जामा पहनाने का एक मौका नजर आता है और शिवरासन श्रीपेरम्बदुर में ही राजीव गांधी को निशाना बनाने का प्लान बनाता है। शिवरासन इतना शातिर था कि वो तमिलनाडु से ही श्रीलंका में स्थित लिट्टे के ठिकानों से रेडियो सेट और कोड भाषा के जरिए संपर्क में था। उसने इस हत्याकांड का गुप्त कोड शादी रखा था ताकि किसी को भी उनके प्लान पर शक ना हो। और इस दौरान शिवरासन लगातार शादी की तैयारियों की एक एक खबर लिट्टे के पास पहुंचाता था। फाइनली मई 1991 में शिवरासन लिट्टे को एक लेटर भी भेजता है जिसमें वो लिखता है कि शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं और तमिलनाडु में शादी होकर रहेगी, जिसका मतलब था कि राजीव गांधी को मारने के लिए वो फाइनली पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन राजीव गांधी की रैली में शामिल होने से पहले शिवरासन ये कंफर्म करना चाहता था कि आखिर श्रीपेरम्बदुर में आत्मघाती हमले के लिए उनकी तैयारियां पुख्ता है या नहीं, और इसकी टेस्टिंग करने के लिए वो 7 मई 1991 का दिन चुनता है। ये वो दिन था जब भारत के ही एक और भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चेन्नई की नंदनम नाम की जगह पर लोकसभा इलेक्शन की रैली के लिए पहुंचने वाले थे। उन्होंने मात्र 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। शिवरासन, धनु, सुभा और नलिनी इस दौरान वीपी सिंह के पास पहुंच जाते हैं। प्लान के तहत धनु वीपी सिंह को माला पहना देती है, लेकिन वहां कैमरे के साथ मौजूद नलिनी धनु और सुभा की वीपी सिंह के साथ फोटो नहीं ले पाती। इससे शिवरासन नलिनी से काफी नाराज हो जाता है क्योंकि लिट्टे के मेंबर्स को अपने हर मूवमेंट को तस्वीर के रूप में सहेजने की आदत थी और आज वो मौका नलिनी ने गंवा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ वीपी सिंह की सभा में किए गए ट्रायल से मास्टरमाइंड शिवरासन ये तो जान जाता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री तक पहुंचना उतना भी मुश्किल नहीं है और वो आसानी से सिक्योरिटी तोड़कर वीपी सिंह की तरह ही राजीव गांधी तक भी पहुंच सकते हैं। और इसके बाद शिवरासन 21 मई का इंतजार करने लगता है, जिस दिन राजीव श्रीपेरम्बदुर पहुंचने वाले थे। शिवरासन की ओर से फाइनल तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। 21 मई के ठीक पहले नलिनी धनु और शुभा के लिए बाजार से ढीले कपड़े लेकर आती है। प्लान के अनुसार धनु और शुभा को पहले जैकेट बम पहनना था जिसका ट्रिगर बटन उनकी कमर पर लगा हुआ था और उसके ऊपर ढीली सलवार पहनना था जिससे कपड़े के अंदर छिपा बम किसी को भी बाहर से नजर ना आ सके और किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो और वो आसानी से राजीव गांधी के करीब पहुंच जाए। अब आगे बढ़ने से पहले इस महिला मरागथम चंद्रशेखर को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यही महिला श्रीपेरम्बदुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार थी जो इंदिरा गांधी के काफी करीबी थी। इसलिए राजीव गांधी खुद अपनी मर्जी से मरागथम की चुनावी रैली में शामिल होने आ रहे थे। 21 मई 1991 की रात करीब 8:20 पर राजीव चेन्नई पहुंच जाते हैं जहां पर 70 साल की मरागथम चंद्रशेखर राजीव को लेने पहुंची थी। उस वक्त वहां मरागथम चंद्रशेखर के साथ कांग्रेस के कुछ लोकल नेता भी थे। हालांकि उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, फिर भी पुलिस के काफी जवान उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। वहीं राजीव गांधी के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता भी साथ में थे, जहां से वो सभी श्रीपेरम्बदुर के लिए रवाना होने वाले थे। यदि उस शाम राजीव गांधी के प्लान को समझे तो ये वो मैदान था जहां राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे। इसी मैदान से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर यहां इंदिरा गांधी की एक आदमकद मूर्ति स्थापित की गई थी। उस मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाकर राजीव गांधी को यहां से होते हुए इस रेड कारपेट पर चलकर मंच पर पहुंचना था। रेड कारपेट के दोनों ओर इस तरह बाड़बंदी की गई थी कि लोग उस कारपेट वाले एरिया में न आ सके और रेड कारपेट एरिया के बगल में ये वो जगह थी जहां पार्टी के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता राजीव गांधी का फूलों से स्वागत करते, जिसके बाद राजीव गांधी मंच की ओर चले जाते। उस रात लिट्टे मेंबर्स का ड्रेस कोड कुछ ऐसा था। शिवरासन वहां पत्रकार के जैसे कपड़े पहनकर आया था ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं नलिनी साड़ी में आम महिला की तरह आई थी। धनु और सुभा ढीले सलवार सूट में थी। उस वक्त इन सब के साथ हरिबाबू नाम का आदमी भी था जिसे शिवरासन इसलिए साथ लेकर के आया था कि वो धनु की राजीव गांधी को माला पहनाते हुए कुछ तस्वीरें खींच सके। अब राजीव गांधी की सुरक्षा संभालने वाले इस इंसान को देख लीजिए। ये है एजे डॉस जो मरागथम चंद्रशेखर का काफी करीबी था। एजे डॉस को ही उन लोगों की लिस्ट बनाना था कि वो कौन स्पेशल लोग होंगे जो राजीव गांधी का रेड कारपेट एरिया में स्वागत करेंगे और उसकी रजामंदी होने पर ही लोग राजीव गांधी का स्वागत कर सकते थे। इसलिए कई कांग्रेसी कार्यकर्ता लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए एजे डॉस के पास पहुंचने लगते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मरागथम चंद्रशेखर के साथ मौजूद इन 3 लोगों को गौर से देख लीजिए। इनमें मरागथम चंद्रशेखर के ठीक बगल में खड़ी औरत का नाम लता प्रिया कुमार था और ये मरागथम की ही लड़की थी। उसके बगल में खड़ी ये औरत लता कानन थी जो कि लता प्रिया कुमार की सहेली थी जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। और सबसे आखिर में खड़ी ये लड़की कोकिला है जो लता कानन की लड़की थी। कोकिला की ये इच्छा थी कि वो राजीव गांधी के सामने हिंदी में एक कविता पढ़कर सुनाए। इसलिए लता प्रिया कुमार एजे डॉस के पास जाकर कहती है
कि वो लता कानन और उसकी बेटी कोकिला का नाम लिस्ट में जोड़ दे, क्योंकि लता कानन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसलिए एजे डॉस उसका और उसकी बेटी कोकिला का नाम लिस्ट में जोड़ देते हैं। इस दौरान शिवरासन और धनु भी एजे डॉस के पास पहुंचते हैं ताकि उस लिस्ट में धनु का नाम जोड़ा जा सके, लेकिन एजे डॉस ऐसा करने से शिवरासन को साफ मना कर देता है। उस वक्त वहां मौजूद इतनी सिक्योरिटी को देख शिवरासन को तो एक पल के लिए अपना प्लान फेल होता नजर आता है। बातों ही बातों में रात के तकरीबन 10 बज चुके थे जब राजीव गांधी श्री पेरम्बदुर पहुंचे थे। पहुंचते ही सबसे पहले राजीव गांधी मंच से कुछ दूरी पर स्थित अपनी मां इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर माला पहनाते हैं। जिस वक्त राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त मैदान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये वो जगह थी जहां कोकिला और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव के स्वागत के लिए खड़े थे, जहां कोकिला के पास एक महिला एएसआई अनुसुईया डायसी भी खड़ी थी और वही बगल में कुछ पुलिस वाले मेटल डिटेक्टर के साथ खड़े थे, और वही दूसरे सेक्शन में शिवरासन, नलिनी, धनु और सुभा आम लोगों के साथ खड़े थे, जहां उनके साथ खड़ा फोटोग्राफर हरिबाबू उनकी फोटो खींचने में लगा था। और ये सभी लोग उस वक्त राजीव गांधी का ही इंतजार कर रहे थे। यानी उस वक्त वहां का पूरा सीन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। करीब 10:10 पर राजीव गांधी मराकथम चंद्रशेखर के साथ रेड कारपेट एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अचानक राजीव गांधी के सामने पहुंच जाता है और आगे बढ़कर उनको शॉल पहना देता है। राजीव गांधी वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां पर कोकिला अपनी मां लता कानन के साथ राजीव गांधी के इंतजार में खड़ी थी। उस वक्त वहां राजीव गांधी से मिलने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। लोग बैरिकेड्स तोड़कर रेड कारपेट एरिया में घुसने की कोशिश करने लगते हैं और पुलिस उनको कारपेट एरिया से भगाने की कोशिश में लग जाती है। इसी दौरान कोकिला राजीव गांधी के सामने अपनी कविता पढ़ना शुरू कर देती है। तब तक वहां हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर धनु कोकिला के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तब तक शिवरासन और नलिनी वहां से दूर चले जाते हैं। उस अफरा तफरी के माहौल में पुलिस का ध्यान धनु के ऊपर नहीं जा पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर धनु राजीव की तरफ चंदन की माला लिए बढ़ने लगती है। लेकिन राजीव के पास खड़ी एक महिला सब इंस्पेक्टर अनुसुईया डायसी जब धनु को आगे बढ़ते देखती हैं तो वो धनु को रोक देती है, लेकिन राजीव गांधी अनुसुईया डायसी को ऐसा करने से मना कर देते हैं। इससे धनु का काम आसान हो जाता है और अब वो बेझिझक राजीव गांधी के पास पहुंच जाती है। अब राजीव के पास पहुंची धनु अपने हाथ में पकड़ी चंदन की माला को राजीव के गले में डाल देती है और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है, उसी वक्त वो अपनी कमर पर लगे बम का बटन दबा देती है। उसी वक्त वहाँ एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं छा जाता है और इस बम ब्लास्ट में राजीव के साथ कोकिला, उसकी माँ लता कानन, धनु, सुभा और पत्रकार हरिबाबू के साथ राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और कुछ पुलिस वालों को मिलाकर कुल 14 लोगों की जान चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये एनिमेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एनिमेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।